हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम भूगोल में देख रहे थे किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, यानी मानव संसाधन के बारे में हम देख रहे थे। उसमें हमने कई सारी बातें देखी। जनसंख्या वितरण क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर क्या होती है, ये सब हमने बातें देखी। उसके बाद हमने जनसंख्या वितरण के कारक देखे। उसके बाद हमने जनसंख्या घनत्व देखा, जनसंख्या घनत्व के बाद हमने जनसंख्या संगठन भी देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जनसंख्या पिरामिड देखा। और जनसंख्या पिरामिड में हम कई सारी बातें जो है देख रहे थे। हमने कई सारे देशों की बात करी थी। जनसंख्या पिरामिड में क्या क्या होता है, उसमें हमने केनिया के बारे में भी देखा था कि भाई ये जो है स्त्री पुरुषों की संख्या और उनकी आयु वर्ग के बारे में बताता है। क्या जनसंख्या पिरामिड, ये हम बात कर चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो जिन देशों में मृत्यु दर यानी विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। तो जो युवा आयु वर्ग है वो क्या है, उनका पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। शिशु क्या करते हैं भाई, जो प्रौढ़ावस्था है वहां तक जो है जीवित रहते हैं। तो ये चीजें जो है हम यहां से देख रहे हैं। आप देखेंगे शिशु जीवित तो रहते हैं, मगर उनकी जो मृत्यु दर है वो भी ज्यादा है। यानी वो जन्म तो ले रहे हैं मगर मृत्यु भी जल्दी हो जा रही है उनकी। तो यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है, दृष्टिगोचर। भारत में भी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है भारत में। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति से। ये भारत में श्रम वगैरह ज्यादा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी त्रिभुजाकार है। तो कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड जो है संकर है, हमने देखा था। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं जापान में, जबकि भारत में उल्टा है। भारत में जो है ज्यादातर युवा मिलेंगे आपको, क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा है। तो कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि वाले जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। आप जानते हैं युवा जो है किसी भी राष्ट्र के भविष्य ही होंगे। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षित करेंगे तभी वो कई सारी चीजें जो है करने में सक्षम होंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये क्या है, ये है जापान का पिरामिड है। क्या है ये जापान का पिरामिड है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्या कर लिया है, वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा पूरा चैप्टर जो हम देख रहे थे मानव संसाधन के बारे में, जनसंख्या वितरण के बारे में, और जनसंख्या संगठन, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण के कारक। उसके अलावा हमने जनसंख्या का पिरामिड भी देखा, जिसमें हमने केनिया का पिरामिड, भारत का पिरामिड, जापान का पिरामिड, ये सारे पिरामिड भी देख लिए। और ये सब पिरामिडों को देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। हमारा चैप्टर जो है वो तो कंप्लीट हो गया, और मानव संसाधन का जो उपयोग है वो भी हमने अच्छे से देख लिया है, किस तरह से जो है होता है, और क्या क्या जो है देश में दुनिया की स्थिति है ये भी हमने देख लिया है। देश और दुनिया के बारे में हमने बात की है इसमें। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा और कुछ होमवर्क में भी दिए जाएंगे आपको, उसके लिए भी तैयार रहना है आपको। पहला प्रश्न, सब बताइए पहला प्रश्न क्या बात कर रहा है। विश्व के 60% लोग कितने देशों में रहते हैं। तो जो 60% लोग हैं, बताइए कितने देशों में रहेंगे। मैंने बताया था केवल 10, केवल 20, केवल 30। तो आंसर होगा केवल 10%। 10 देश, कितने देशों में रहते हैं, 10 देशों में। 60% लोग जो है 10 ही देशों में रहते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। मैंने आपको बताया था ये, लोग सदैव कैसे भागों में रहना पसंद करते हैं। पर्वतीय में मुश्किल है, पठारी में मुश्किल है, मैदानों में बिल्कुल आसान। तो आपका आंसर मैदान होगा। यूपी की जनसंख्या ऐसी थोड़ी अधिक है, वहां पे उपजाऊ भूमि है, लोग खेती ज्यादा करते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सी नदी भारत में नहीं पाई जाती। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में नहीं पाई जाती, बताइए। गंगा, नील, यमुना।
कौन सी नदी है जो भारत में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है? तो अगर देखा जाए तो गंगा नदी भारत में नहीं पाई जाती। ये तो हो नहीं सकता, गंगा तो है। नील नदी भारत में बिल्कुल, नील का तो कोई पता नहीं। यमुना बिल्कुल गंगा की सहायक नदी है। तो आंसर होगा नील। नील जो है अफ्रीका में मिलती है, इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। ठीक है, अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या बात करता है? कैसे स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं? क्या बताना है आपको कि भाई कैसे स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं? धर्म महत्ता, सांस्कृतिक महत्ता, या फिर दोनों? बताइए कैसे स्थान है जो लोगों को आकर्षित करते हैं? धर्म महत्ता और सांस्कृतिक महत्ता, अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों करते हैं, तो आपका आंसर दोनों होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 में, क्योंकि सांस्कृतिक कारक हमने देखे थे ना, मैंने आपको उदाहरण भी दिया था जेरूसलम वगैरह की स्थितियों के बारे में। तो 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? मैंने आपको बताया था ना, 3 गुनी हो गई थी। पहले 1 अरब थी, उसकी 3 गुनी 3 अरब हो गई 1959 में। फिर 1999 में उसकी और 3 गुना, 3 की 3 गुना 6 गुना। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 अरब। मैंने आपको बताया था ना 1800 के करीब जो है कितनी थी जनसंख्या? 1 अरब। फिर 1959 में कितनी हो गई? 3 अरब। और फिर 1999 में और भी ज्यादा विस्फोट हो गया और 6 अरब हो गई। इस तरह से जो है बढ़ गई, 3 गुना बढ़ती रही। 3 के बाद दूसरी गुना हुई, देखिए 3 गुना, फिर 2 गुना। ठीक है, इस तरह से जो है जनसंख्या बढ़ी। अब आ जाइए प्रश्न नंबर ख पे। प्रश्न नंबर ख क्या बात करता है, सब पढ़िए। रिक्त स्थानों की क्या करनी है आपको? पूर्ति करनी है। पहला, लोगों ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े होते हैं। बताइए लोग ही क्या होते हैं एक राष्ट्र के सबसे बड़े? बताइए बताइए। तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े, बताइए, संसाधन होते हैं, या मानव संसाधन भी आप कह सकते हैं। देखिएगा, संसाधन या मानव संसाधन दोनों में से एक होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर है? बताइए। मैंने बताया था सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया, या कहां पर है? जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बताया था। चलिए जनसंख्या घनत्व पे देख लेते हैं हम। मैंने आपको बता भी रखा है, ये जनसंख्या परिवर्तन है। जनसंख्या घनत्व देखिए, दक्षिण मध्य एशिया में अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया, दक्षिण मध्य एशिया में। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे। उपजाऊ मृदाएं के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। उपजाऊ मृदाएं किसके लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है? देखा जाए तो व्यक्तियों को रहने के लिए, जनसंख्या के लिए उपयुक्त भूमि होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था मृदा के बारे में, जो भौगोलिक कारक पढ़े थे ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उपजाऊ मृदा। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र किसके अवसर प्रदान करते हैं? बताइए। मैंने बताया था आपको रोजगार के, वही आएगा यहाँ पे। फिर भी आप एक बार होमवर्क में करके लाइए इसको। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। मैंने आपको आंसर दे दिया, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब आ जाइए, जन्मों को साधारणतः किसमें आंका जाता है? बताइए जन्मों को, जन्म दर में, जन्म दर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ख भी हो गया। होमवर्क आप करके लाइएगा। उस तो मैंने आंसर होमवर्क का भी दे दिया है आपको, बता ही दिया है। बस आपको एक बार चेक करना है whether it is true or not, सही है या नहीं है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर ग पे। प्रश्न नंबर ग क्या बात कर रहा है? प्रश्न नंबर ग कहता है कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं हम। 1804 की जनसंख्या कितनी थी? मैंने आपको अभी बताया
1 अरब। 1959 की जनसंख्या कितनी थी, अभी बताया मैंने, 3 अरब। 1999 की जनसंख्या कितनी थी, ये भी मैंने अभी बताया, 6 अरब। और अति घने बसे देश कौन से हैं, बांग्लादेश और जापान। इस तरह से जो है आपका ये मिलान भी हो गया। क्या हो गया, मिलान भी हो गया। अब आ जाइए आपके प्रश्न नंबर घ पे। प्रश्न नंबर घ क्या बात कर रहा है, सब देखिए। पहला प्रश्न सब पढ़िए, क्या बात कर रहा है पहला प्रश्न। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, ये आपको बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, लोगों को संसाधन क्यों समझा जाता है। चलिए देखते हैं, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में, मिलेगा आपको इसका आंसर। लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों समझा जाता है। यहां से आपका आंसर शुरू होगा कि स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग रहते हैं, यहां से आपको पहले तो यहां से लेकर के यहां तक लिख देना, फिर उसके बाद यहां से शुरू होना। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जो है जनसंख्या प्रतिरूप कहते हैं। तो आपको जनसंख्या प्रतिरूप का कुछ नहीं बताना, आपको यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से नहीं। जनसंख्या की, विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग में रहता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये तो हमने यहाँ से देख लिया। ये सारी चीजें जो है वहां पे आ जाएगी। अब देखिए मानव जो है किस तरह से यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, तो ये जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर पहले का आंसर, कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है, क्योंकि वो कई सारा विकास करते हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या बात कर रहा है, सब बताइए। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, बताइए। जनसंख्या कब बढ़ती है, जब शिक्षा वगैरह सबको अच्छी मिलेगी तब जनसंख्या बढ़ेगी। चलिए, जनसंख्या बढ़ने का कारण जो है आप सब जानते हैं। जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, बढ़ने का कारण पूछा गया है आपसे, यानी जनसंख्या वितरण के बारे में, जनसंख्या बढ़ने के बारे में, मतलब परिवर्तन के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है, यह कई गुना बढ़ गई है। क्यों, तो कारण क्या है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 में ये से जो है बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, जो उस टाइम पे कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में इस वजह से 1 अरब थी, फिर उसके बाद 150 वर्षों में जो है बदलती गई और इस तरह से जो है बढ़ गई। और इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था, खाद्य आपूर्ति और औषधि के कारण मृत्यु दर का कम होना। इसी वजह से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई। तो ये सारा का सारा जो है आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो है आपका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ यही बताना था कि जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है। कारण आपको पता चल गया कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा तो व्यक्ति की जो मृत्यु दर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। कि भाई आप जो है पहले मर रहे थे 30 की उम्र में, अब मरेंगे आप 65 की उम्र में, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा जीवित रहेंगे पहले से, क्योंकि इस बार शिक्षा भी मिली है आपको और औषधियां वगैरह सब मिली है, तो आप ज्यादा जिएंगे, 65 साल जिएंगे जहां हम 30 में मर जाते थे। इस वजह से जो है जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो यहां तक जो है आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। जनसंख्या संगठन क्या है, मैंने आपको बताया था ना, जनसंख्या संगठन क्या होता है, स्त्रियों पुरुष इनकी संख्या को बताता है, और वो भी आयु के साथ। ये तो हमें पता लग जाएगा कि भाई जनसंख्या संगठन ये होता है। और ये किस प्रकार उपयोगी है, ये जो है हमें एक प्रारूप दे देता है कि भाई किसी देश की जनसंख्या घटने वाली है या बढ़ने वाली है।
वहां पर युवा बढ़ेंगे या वृद्ध बढ़ेंगे, ये सब जो है जनसंख्या संगठन बताता है। ये मैंने आपको बताया था। तो वही यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। चलिए जनसंख्या संगठन देखते हैं। ये रहा जनसंख्या संगठन। पहले तो बताना जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। हमने ओवरऑली तो देख लिया, अब हम इसे जो है किताब में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश जापान अति घने बसे देश है, लेकिन बांग्लादेश कम विकसित है जापान से। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हर कोई भिन्न होता है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। क्या है? इन विशेषताओं के बारे में जानना भी आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। क्या करते हैं भाई? जनसंख्या की संरचना को जो है दर्शाता है। इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर होती है। तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। कारण ऐसा क्यों है? क्योंकि हर जगह क्षेत्र अलग अलग, उनका भौगोलिक प्रारूप अलग अलग है, तो लोगों की मांग अलग अलग है। कहीं पर जो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है, आयु ज्यादा बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं कम है, कम आयु रहेगी, जल्दी मर जाएंगे। इस तरह की चीजें होती है। तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हो गया आपका क्या? संगठन की परिभाषा। उसके बाद जनसंख्या संगठन यह जानने की में सहायता करता है कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु के वर्ग है, ये सब जो है होता है। और उसको जो है पिरामिड वगैरह से भी ये सारी चीजें आती है। आपको यहाँ पे पिरामिड वगैरह बताने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये आप बता सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड का जो है जनसंख्या गणित में बहुत बड़ा रोल है। और केन्या और भारत का पिरामिड आप उदाहरण के लिए बता सकते हैं। तो किस प्रकार उपयोगी हमने देख लिया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या बात करता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है किसी भी राष्ट्र का भविष्य क्या है? बताइए, किसी भी राष्ट्र का भविष्य क्या है? तो ये कई सारी चीजों पर निर्भर करता है भविष्य, कि भाई अगर उस राष्ट्र में शिक्षा है, किसी भी राष्ट्र का भविष्य क्या है, तो ये कई कारकों पर निर्भर है। उस सारे के सारे कारक जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ देखिए। आप चाहें तो अपने मन से भी बता सकते हैं, बिकॉज इट कैन बी डन, ये भी हो सकता है उससे। मगर आप चाहें तो ये लिख दीजिएगा, क्या? भौगोलिक कारक, कि भाई स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, ये आप बता देंगे तो इन सारे कारकों पर भी निर्भर होता है। अगर कहीं देश में खनिज है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, जल है, मृदा अच्छी है, तो उसका विकास होना तय है, उसका भविष्य उज्जवल है, ये हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी है। मगर कई सारे देश ऐसे ही मिलेंगे जहां पे ये सब नहीं है, मगर वो फिर भी उज्जवल है। कारण है उनका पास्ट उज्जवल था, उन्हें आजाद होने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर जिन्हें आजाद होने की जरूरत पड़ी उनके लिए ये सारे कारक जरूरी है। तो आप ये सारे कारक जो है उनमें लिख सकते हैं कि भाई स्थलाकृति कैसी होनी चाहिए, मैदान होनी चाहिए, जलवायु जो है ना ठंडी ना गर्म, बिल्कुल बीच में, मृदा जो ऐसी होनी चाहिए कि भाई उपजाऊ फसल वगैरह उगा सके, जल पर्याप्त मिलना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए जल की, और खनिज वगैरह मिलने चाहिए ताकि लोगों का आर्थिक स्तर सुधरे। और संस्कृति भी होनी चाहिए, जैसे जेरूसलम में लोग जाते हैं तो आपका जो परिवहन है वो भी बदलेगा, और लोग आएंगे तो उससे क्या होगा, कई सारी चीजें बढ़िया होगी। और सामाजिक कारक भी है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो है चीजें होती है, और इन सब की वजह से जो है अत्यधिक घने बसे हुए क्षेत्र भी है। तो ये सब हमने यहाँ पे देखा, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको लिखनी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इस तरह से आपका क्या भविष्य है, ये सारे के सारे कारक आपको बताएंगे। तो ये सब चीजें जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या बात कर रहा है? जनसंख्या पिरामिड क्या है? मैंने बताया ना, अभी जनसंख्या संगठन में भी जनसंख्या पिरामिड आया था, बट हमने उसे डिटेल में स्टडी नहीं किया, बिकॉज इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में भी इसको पूछा गया है। सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं जनसंख्या पिरामिड क्या है। मैंने बताया था केनिया, भारत के पिरामिड के, वही सब जो है यहाँ पे आएगा। पहले तो ये बताइए जनसंख्या पिरामिड होता क्या है। तो यहां से आपका आंसर शुरू होगा।
जनसंख्या पिरामिड क्या है? एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयु लिंग पिरामिड। आयु और लिंग के बारे में बताता है, स्त्री पुरुष और उनकी आयु के बारे में। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष और कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। क्या है? बटी हुई है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। यानी क्या है? पिरामिड में जो है दो चीजें हैं। यहां तक आपका आंसर होगा कि भाई नीचे जो है ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा मृत्यु दर को। इसको मृत्यु दर को और वृद्ध लोगों को। और जो ये ऊपर की है जगह, ये किसको दर्शाएगा? ये दर्शाएगा जन्म दर को। जन्म दर मतलब ये जो है ना, ये जो जन्म दर को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो है चीजें, जन्म दर और 15 वर्ष से नीचे के युवा से नीचे के युवा, इस तरह की जो है यहां पे दर्शाया गया। तो यहां तक जो है आपका जनसंख्या पिरामिड का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5B हो गया। अब आ जाइए क्रियाकलाप पे। हमने क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तो हो गए। कुछ होमवर्क भी दिया है मैंने आपको। अब यहाँ पे हम एक क्रियाकलाप देखते हैं, इसमें क्या बात करी गई है, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयु के बहुत से लोग हैं, आप जानते हैं भारत में 15 वर्ष से कम आयु के कितने सारे लोग जन्म लेते हैं और उनको शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी भी है, तभी जाके वो एक मानव संसाधन जो है बन पाएंगे। और 15 वर्ष से कम आयु के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेषताओं का वर्णन करो। अब आप देखिए, एक ऐसा समाज जहां पर 15 साल से कम उम्र के बहुत ही कम लोग हैं और एक ऐसा समाज जहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो उन दोनों में अंतर हुआ। क्यों? क्योंकि 15 साल से अगर कम वाले ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब वो जल्दी ज्यादा उम्र तक जो है नहीं आ पाते, उनकी ज्यादा उम्र होने पर जो है जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। मगर 15 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादा लोग अगर होंगे तो क्या होगा? वहां पर जो है ज्यादातर लोग आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी जो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है, वो अच्छा है। इस वजह से उनका जो है 15 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग हैं या बहुत कम लोग हैं उसके, ये भी आप कह सकते हैं, बात बराबर ही है। तो संकेत यहाँ पे विद्यालय की आवश्यकता, पेंशन स्कीम, शिक्षक, खिलौने, पहिएदार कुर्सी, श्रम आपूर्ति, अस्पताल। आप देखेंगे अस्पताल, विद्यालय, शिक्षा, ये सब अगर नहीं मिलेगा तो वहां पर 15 साल से कम उम्र के लोग ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये सब चीजें भी जरूरी है। इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे मानव संसाधन के बारे में। तो मानव संसाधन के बारे में हमने पूरी की पूरी जानकारी अच्छी तरह से देख ली। हमने देख लिया कि भाई मानव जो है किस तरह से एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो अगर हम देखें तो मानव को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर देखने का प्रयास कर लिया और हमारा चैप्टर जो इस तरह से होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में तो हमने बात कर ली मानव संसाधन विकास के बारे में, मंत्रालय के बारे में, और भी आप जानते हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है इन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी आप देख लीजिए विश्वविद्यालय हो गए, सब कुछ ये मंत्रालय ही संभालता है। उनके जितने भी चेयरमैन जो भी है यूनिवर्सिटी के, वो सबके सब इनके अंडर आते हैं। इनकी हमेशा मीटिंग होती रहती है। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर देखी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम, जिसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। ये वाला चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।